ठीक है, तो चलिए इसमें सीधे गोता लगाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली लोक कथा को खंगालने वाले हैं जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। ये सिर्फ कोई आम डरावना किस्सा नहीं है, ये इंसानी डर, अविश्वास और मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा जाल है। हम जिस स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं वो एक ऐसी ग्रामीण मान्यता पर आधारित है जहां उम्र के सबसे बड़े और सम्मानजनक पड़ाव को एक बेहद खौफनाक श्राप मान लिया जाता है। जरा इस खौफ की कल्पना करके देखिए। आपके घर की सबसे प्यारी परदादी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन परिवार को संवारने में लगा दिया, वो अपनी उम्र के 100वें साल में कदम रखती हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि घर में जश्न का माहौल हो, है ना? लेकिन इसके बजाय पूरे गांव में एक अजीब सा खौफ फैल जाता है। स्रोत के मुताबिक वहां के लोगों का पुख्ता मानना है कि 100 साल पार करने के बाद इंसान नहीं रहता, वो एक आदमखोर जिन्न बन जाता है। मतलब ये ख्याल ही अपने आप में कितना डरावना है कि घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य अचानक एक जानलेवा खतरे के रूप में देखा जाने लगे। भाग 1, 100 साल का श्राप। तो होता क्या है कि जिस दिन परदादी पूरे 100 साल की होती है, पूरा का पूरा गांव उनके आंगन में इकट्ठा हो जाता है। क्यों? ये जांचने के लिए कि क्या वो सच में अब भी एक इंसान है। और ये तरीका बहुत ही शानदार ढंग से हमें दिखाता है कि लोक कथाओं में अंधविश्वास को साबित करने के कैसे कैसे अजीबोगरीब तरीके होते हैं। इसे अंडे का परीक्षण कहा जाता है। नियम बहुत ही सीधा है पर उतना ही अजीब भी। वहाँ ये माना जाता है कि एक जिन शारीरिक रूप से अंडे को देखने या छीलने में पूरी तरह अक्षम होता है, तो परदादी के सामने 10 उबले हुए अंडे रख दिए जाते हैं। शर्त यह है कि अगर वो एक भी अंडा छील देती हैं तो साबित हो जाएगा कि वो इंसान है। जरा सोचिए, एक 100 साल की बुजुर्ग महिला का पूरा अस्तित्व सिर्फ एक अंडा छीलने की क्षमता पर टिका दिया गया। अब एक तरफ तो गांव वालों का ये खौफनाक अंधविश्वास है और दूसरी तरफ एक बेहद कमजोर और बूढ़ी औरत की ये दयनीय पुकार। स्रोत बताता है कि परदादी के हाथ जवानी की किसी पुरानी चोट की वजह से हमेशा कांपते रहते थे और उनका ये कहना कि मैं तो चम्मच भी ठीक से नहीं पकड़ पाती, बिल्कुल तार्किक और मानवीय लगता है ना? एक महिला जो ठीक से चम्मच नहीं पकड़ सकती, वो इस अजीबोगरीब परीक्षा को कैसे पास करेगी? इस पॉइंट पर आकर तो किसी को भी लगेगा कि गांव वाले एक बेबस महिला के साथ सरासर क्रूरता कर रहे हैं। लेकिन कहानी यहाँ से एक ऐसा रहस्यमयी मोड़ लेती है जिसकी शायद आप उम्मीद नहीं करेंगे। भाग 2, रहस्यमयी अंडा परीक्षण। अब तक जो सिर्फ एक अंधविश्वास लग रहा था, वो अचानक से एक बेहद अजीब घटना में बदल जाता है। आइए इसे थोड़ा कदम दर कदम समझते हैं। परदादी कोशिश करती हैं, लेकिन उनके कांपते हाथों से अंडा छिल नहीं पाता और तभी अचानक से कमरे की सारी बत्तियां बुझ जाती हैं। चारों तरफ एकदम घुप अंधेरा छा जाता है और जब कुछ ही पलों बाद बत्तियां वापस आती हैं तो पता है क्या होता है? चमत्कारिक रूप से वो अंडा पूरी तरह छिला हुआ मिलता है। अब सवाल ये है कि क्या सच में ये परदादी ने किया या फिर उस अंधेरे ने किसी सच्चाई पर पर्दा डालने का काम किया? इस एक घटना ने कहानी के सस्पेंस को कई गुना बढ़ा दिया और शक का एक बहुत ही गहरा बीज बो दिया। और इस परीक्षण को पास करने के तुरंत बाद का जो दृश्य है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक कमजोर बेबस बूढ़ी महिला जो कुछ ही पलों पहले दया की भीख मांग रही थी, उसका व्यवहार अचानक 180 डिग्री बदल जाता है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि वो एक खौफनाक तरीके से मुस्कुराती है और मांस की एक बड़ी दावत का आदेश दे डालती है। सूअर और बकरे काटने की बात करती है। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये है कि वह घर के सबसे छोटे और मासूम सदस्यों को, यानी बच्चों को, अपने साथ अंदर कमरे में रोकने की जिद करने लगती है। आप ही बताइए, क्या ये किसी सामान्य परदादी का व्यवहार लगता है? ये तो बिल्कुल किसी ऐसे शिकारी की तरह है जो अपने शिकार को पास रखना चाहता हो। अगर हम स्रोत में बताए गए उन बारीक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक बदलावों पर गौर करें तो तस्वीर और भी साफ होने लगती है। परदादी बच्चों को दुलारने के बजाय उन्हें एक शिकारी की नज़र से तौल रही है। वो 8 साल के गुड्डू को बहुत गहराई से सूंघती है। कथावाचक ये भी नोटिस करता है कि दादी के दांत अस्वाभाविक रूप से कुछ ज्यादा ही नुकीले और लंबे हो गए हैं। और तो और वो बच्चों के वजन की तुलना करने लगती है कि कौन गुड्डू से ज्यादा मोटा है, किसमें सिर्फ हड्डियां बची हैं। ये सारे के सारे संकेत चीख चीख कर कह रहे हैं कि वो बच्चों को अपना परिवार नहीं बल्कि अपना अगला भोजन समझ रही है। भाग 3, रीना का अचानक गायब होना। यहाँ आकर कहानी का तनाव एकदम चरम पर पहुंच जाता है। परिवार की एक छोटी सी बच्ची रीना वो कर देती है जो घर के बड़े बुजुर्ग करने से खौफ खा रहे थे। वो बिल्कुल निडर होकर परदादी के सामने तनकर खड़ी हो जाती है और सारी सच्चाई उगल देती है।
रीना सीधे सीधे आरोप लगाती है कि अंधेरे का फायदा उठाकर बड़े दादाजी ने वो अंडा छीला था, पर दादी ने नहीं। ये इस पूरे विश्लेषण का एक बहुत ही बड़ा निर्णायक मोड़ है। उस छोटी सी बच्ची ने एक आदमखोर जिन के भ्रम को सीधे चुनौती दे दी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, सच्चाई बोलने की कीमत कभी कभी बहुत भारी चुकानी पड़ती है। अब यहाँ जो विरोधाभास है, जरा उसे ध्यान से देखिए। रीना के इतने बड़े खुलासे के बाद परदादी अचानक से बहुत ही मीठा बोलने लगती है। वो अपनी जेब से 2 टॉफी निकालती है और सिर्फ रीना को देती है। इसके बाद वो बड़ी चालाकी से बाकी सभी बच्चों को आंगन में खेलने के लिए बाहर भेज देती है, लेकिन रीना का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कमरे में अंदर ही रोक लेती है। मतलब उसने अपनी पोल खोलने वाली उस बच्ची को बाकी सबसे पूरी तरह अलग थलग कर दिया। अगर आप प्रकृति को देखें तो ये एक शिकारी द्वारा अपने शिकार को झुंड से अलग करने की एक बहुत ही पुरानी और सटीक रणनीति है। भाग 4, खौफनाक रात और सबूत। रात का अंधेरा इस कहानी के खौफ को एक बिल्कुल ही नए स्तर पर ले जाता है। जब परिवार के बाकी लोग रीना को पागलों की तरह बाहर ढूंढ रहे होते हैं, तब परदादी रात के अंधेरे में उस गोदाम से बाहर निकलती है जहां दिन में दावत के लिए सूअर काटा गया था। स्रोत के अनुसार जब वो बाहर आती है तो उसके कपड़ों के कोने पर खून के ताजे निशान होते हैं, और बाद में पता चलता है कि गोदाम में इकट्ठा किया गया वो सारा का सारा खून वहां से गायब है। जरा सोचिए, एक तरफ रीना लापता है और दूसरी तरफ परदादी ताजे खून के आसपास मंडरा रही है। ये एक ऐसा दृश्य है जो हमारे शक को लगभग यकीन में बदल देता है। लेकिन खौफ का सिलसिला यहीं नहीं रुकता। जब बाकी बच्चे कमरे में सो रहे होते हैं, तब आधी रात के उस घोर सन्नाटे में एक अजीब सी आवाज गूंजती है, खड़क खड़क। बिल्कुल वैसी आवाज जैसे कोई किसी बहुत ही सख्त चीज को चबा रहा हो। जरा इमेजिन कीजिए, उस अंधेरे कमरे में जहां मासूम बच्चे सो रहे हैं, वहां कोई चीज कच्ची चबाई जा रही है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है ना? जब कथावाचक बुरी तरह डरते हुए पूछता है कि वो क्या खा रही हैं, तो परदादी का जवाब आता है, मैं गाजर खा रही हूं। अब ये जवाब जितना खौफनाक है, सच कहूं तो उतना ही अतार्किक भी है। याद कीजिए, ये वही 100 साल की महिला है जिसके हाथ चम्मच तक नहीं पकड़ सकते थे, जिसके दांत बेहद कमजोर थे। फिर वो इतनी रात को अंधेरे में सख्त गाजर कैसे चबा सकती है? ये छोटी सी बात इस बात का पक्का सबूत है कि वो कुछ और ही चबा रही थी, और उसकी वो भयानक डरावनी नजरें कथावाचक को एकदम चुप रहने की सीधी चेतावनी दे रही थीं। भाग 5, शक और दूसरा परीक्षण। अब यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो है दोनों अंडा परीक्षणों की सीधी तुलना। पहला परीक्षण अंधेरे में हुआ था, जो पूरी तरह से शक के घेरे में था, लेकिन दूसरी बार रीना की मां के भारी दबाव में आकर ये परीक्षण दिन के उजाले में पूरे परिवार के सामने किया जाता है। और इस बार कोई लाइट नहीं जाती, कोई अंधेरा नहीं होता। दादी बहुत ही आसानी से बिना हाथ कांपे अंडा छील कर दिखा देती है। तो यहाँ हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। अगर लोक कथाओं के वो नियम सच हैं कि जिन कभी अंडा नहीं छील सकते, और उसने सबके सामने दिन के उजाले में अंडा छील दिया, तो क्या वो सच में एक इंसानी है? क्या ये सारा शक बेकार था? या फिर ये आदमखोर जिन इतना ज्यादा चालाक हो चुका है कि वो अब इंसानी नियमों और परीक्षणों के हिसाब से खुद को ढाल रहा है? ये उलझन कहानी के रहस्य को अंत तक बिल्कुल बांधे रखती है। भाग 6, खून से सनी अलमारी। अब जरा इस समय रेखा पर नजर डालिए कि कैसे ये खौफनाक जाल बिछाया गया। सुबह के समय परदादी बड़े बच्चों को पहाड़ पर लकड़ी लाने के लिए भेज देती है। जब वे दोपहर में लौटते हैं तो परदादी तुरंत उनसे झूठ बोलती है कि छोटा गुड्डू तो उन्हीं के साथ गया था। वो जानबूझकर उन्हें भटकाने की कोशिश कर रही है ताकि वे गुड्डू को बाहर ढूंढने निकल जाएं। लेकिन बच्चे जानते हैं कि गुड्डू उनके साथ नहीं गया था। और ठीक उसी वक्त उसी घर के पश्चिम वाले कमरे से एक बेहद धीमी, डरी हुई रोने की आवाज गूंजती है। तो सबसे अहम और खौफनाक पल वो होता है जब बच्चे उस रोने की आवाज का पीछा करते हुए कमरे की अलमारी खोलते हैं। उनके सामने साक्षात मौत का मंजर होता है। अलमारी खोलते ही खून की तेज बदबू आती है। अंदर छोटा गुड्डू डरा सहमा पड़ा है और उसके पूरे शरीर पर दांतों से काटे जाने के निशान हैं। और सबसे भयानक बात बताऊं, उसी अलमारी के अंदर गायब हुई रीना के खून से सने कपड़े पड़े हुए हैं। अब कोई भी शक बाकी नहीं रहा था। वो 100 साल का श्राप पूरी तरह से सच था। और ठीक यहीं पर स्रोत हमें एक ऐसे मुकाम पर लाकर छोड़ देता है जहां से आगे सोचना भी डरावना लगता है।
जैसे ही बच्चे गुड्डू को उस खून से सनी खौफनाक अलमारी से बाहर निकालते हैं, वो पीछे पलटकर देखते हैं। उनके ठीक पीछे बेडरूम के दरवाजे पर परदादी चुपचाप खड़ी हैं, बिना कोई आवाज किए। बस उसकी सर्द नजरें उन बच्चों पर टिकी हैं। क्या वो मासूम बच्चे उस आदमखोर से बच पाएंगे? इस 100 साल के श्राप का असली अंत क्या होगा? ये सवाल आपको लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देगा।